आदाब। मैं हूं हारून रशीद। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो हिंदुत्वा मंसूबा है उसमें कोई मुमकिना दरार पड़ रही है, और क्या आरएसएस जो है एक हिंदू राष्ट्र या रियासत की तलाश में गांधी और नेहरू के नज़रियात को ख़त्म करने पर तुली हुई है। इस और कई दीगर दिलचस्प बातों के लिए मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त आशुतोष साहब ऑनलाइन हैं। इन्होंने हालिया दिनों में एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिक्लेमिंग भारत, व्हाट चेंज्ड इन 2024 एंड व्हाट लाइज अहेड, यानी 2024 में क्या बदला और आगे मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं। आशुतोष की मैं थोड़ी सा इनका तारुफ भी करवाता चलूँ नाजरीन से। ये आजकल एक इंडियन यूट्यूब चैनल है सत्या हिंदी, वो इन्होंने शुरू किया था, उसके वो डायरेक्टर भी हैं। इससे पहले वो 2018 तक आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे, रहनुमा भी रहे और तर्जुमान भी रहे, और इससे पहले भी वो काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल्स में एज एन एंकर और मैनेजिंग एडिटर भी काम किया है, तो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं सहाफ़त का, और इंडिया के जो हालात हैं उनको काफ़ी करीब से देखते हैं। किताब पे आने से पहले एक सवाल है जो 10 मई के बाद पाकिस्तानियों के जहनों पे मुसलसल हावी है, और वो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो पोस्चरिंग है टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं, इंडिया दोबारा कोई हमला कर सकता है? देखिए, इस बारे में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कही है कि अगर दोबारा इस तरीके की कोई आतंकवादी घटना हुई तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आई थिंक ये उन्होंने 10 तारीख के बाद भी कही है और बहुत मजबूती के साथ कही है। और देखिए, एक बात बहुत साफ है, पहलगाम हमले के बाद से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इस बात को लेके तकलीफ भी है और बहुत लोग दुखी भी हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। तो लिहाजा और वो ज़माना अब नहीं रहा जब हम 2014 के पहले इस तरीके के वाकयात के बाद सोचते थे कि इसका शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल हो सकता है या नहीं हल हो सकता है। अब बहुत ही एक कड़ा रुख सरकार का है और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत कड़ा रुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा कड़ा रुख है। तो अगर इस तरीके की कोई वारदात अगर फिर या कोई करतूत अगर भविष्य में होती है तो जिस तरीके की बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं, जिस तरीके के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ है कि उसका जवाब बहुत कड़ा ही दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। मोदी साहब ने कहा, एक नए नॉर्मल की बात की है जिस पर यहाँ पर काफ़ी तशवीश और चिंता जाहिर की जा रही है। अच्छा, अब आपकी किताब की तरफ आते हैं, रिक्लेमिंग भारत। तो पहले तो ये नाम आपने टाइटल क्यों चुना? क्या भारत अभी तक क्लेम नहीं हुआ, दोबारा उसको क्लेम करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? मेरा बहुत साफ तौर पर मानना है कि भारत बहुत ही पुराना नाम है। दरअसल हिंदुस्तान का जो जो हमारे यहाँ वेदों पुराणों में और कहीं मिलता है वो भारत शब्द का इस्तेमाल होता है और भारत अपनी पूरी आइडेंटिटी भारत से क्लेम करता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में, बल्कि मैं कहूँ कि 1947 के बाद से एक आरएसएस की तरफ से पूरी कोशिश हुई कि वो ये कहें कि भारत पर दरअसल उनका अपना कॉपीराइट है और उस भारत को जो अपनी सभ्यता 5,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी सभ्यता की बात करता है, जो उपनिषदों और वेदों की बात करता है, उस सभ्यता को या उस उन मूल्यों को, उस भारत को भुला दिया गया और भारत की पहचान एक इंडिया के तौर पर हो गई। उनको इस बात पर भी आपत्ति है कि भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों है। ये एक नई डिबेट भारत के अंदर शुरू हुई है। तो मुझे लगा कि ये भारत शब्द पे या भारत की जो आत्मा है, उसकी जो उसका जो सोल है, उस पे किसी एक पार्टी या किसी विचारधारा का क्लेम कैसे हो सकता है। तो जब इस किताब के टाइटल के नाम बातचीत हो रही थी तब इसी संदर्भ में बातचीत हुई कि नहीं, भारत हम सबका है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का भारत है और उस पर किसी एक पार्टी, किसी दल, एक विचारधारा, किसी संगठन का कॉपीराइट नहीं हो सकता। अच्छा, आपने किताब में लिखा है, अगरचे मैंने पढ़ी नहीं, अभी दस्तयाब नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, तो आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ कॉपी। बट आपने उसमें लिखा है कि जो 2014 में बीजेपी और मोदी साहब सरकार में आए, उसके बाद से एक फंडामेंटल चेंज आई है,
और वो चेंज जो है वो आपने उसको बराबर लिया है 15 अगस्त 1947 से, यानी जब हिंदुस्तान बना था या भारत बना था। तो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं है? जी बिल्कुल। और वो कंपैरिजन बहुत जरूरी है आज के हिंदुस्तान को समझने के लिए, और जो सरकार का अपना तरीका है काम करने का उसको समझने के लिए। देखिए, आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत के अंदर एक सोच थी, उस पर एक आम सहमति थी, जिसको हम गांधीयन कंसेंसस भी कह सकते हैं, जिसको हम नेहरूवियन कंसेंसस भी कह सकते हैं, और आजादी के बाद जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस भी कह सकते हैं। यानी एक आम सहमति थी कि समाज कैसा होगा, अलग अलग धर्मों के बीच के रिश्ते कैसे होंगे, और जो राज्य है, जो सरकार है वो कैसे काम करेगी, हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसा होगा, हमारा सोशल डिस्कोर्स कैसा होगा, ये तमाम तरीके की एक आम सहमति थी। लेकिन जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, ये दरअसल इस डिस्कोर्स से अपने आप को अलग करती है। वो उसको उसको हिंदुत्व पे यकीन है, जो अपने आप में एक बहुत ही पुरअसर विचारधारा है। और इसलिए जब 2014 में उनकी सरकार बनी, तो उसके बाद से जो लगातार कोशिश हुई है, वो जो नेहरूवियन कंसेंसस था, जो गांधीयन कंसेंसस था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंसेंसस था, विमर्श था, उससे अपने आप को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। और अगर आप और तफसील से कभी बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं क्यों की गई। इसलिए मैंने ये कहा कि 1977 में अगर इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो कोई बुनियादी फर्क नहीं दिखाई पड़ा, ना तो सोच के लेवल में फर्क पड़ा, ना ही स्टेट क्राफ्ट के लेवल में फर्क पड़ा। जब 1989 में राजीव गांधी से विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर, तब भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सब एक ही सोच के लोग थे और उनके बीच में सत्ता को लेकर कंपटीशन था। हाँ, एक सवाल हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मैंने ये बात क्यों नहीं कही, क्योंकि देखिए वो पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो कोalition गवर्नमेंट थी। और कोalition गवर्नमेंट में उनको उनको अपने तमाम एजेंडे किनारे रखने पड़े। धारा 370 का सवाल था, वो किनारे रखना पड़ा, राम मंदिर का सवाल किनारे रखना पड़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सामने रखा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजबूती के साथ बहुमत लेकर आई है, तो उनको ये पूरी तरीके से अख्तियार था कि वो अपनी विचारधारा को और अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं, जिसको उन्होंने कभी छुपाया नहीं। तो जब 2014 के बारे में मैंने इसलिए कहा, क्योंकि जो कंसेंसस था, जिस पर हिंदुस्तान चल रहा था, जिस पर सरकारें चल रही थी, वो टूटा। और अगर वो टूटा, तो फिर उसकी तुलना हम 1947 15 अगस्त से ही कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज, उनके सरकार चलाने का तरीका, समाज को देखने का नजरिया, वो सब बिल्कुल अलग था। जब वो सत्ता हिंदुस्तानियों के पास आई, तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उस संदर्भ में मैंने ये कहा कि 2014 के पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार का जो नजरिया था, या उनके पहले की सरकार का नजरिया था, और 2014 के बाद की सरकार का जो नजरिया है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान में आप बदलाव देखते हैं, उसको आप उसी तरीके से रेखांकित तो समझ सकते हैं। मुझे समझ आई है। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गांधी और नेहरू के जो नज़रियात हैं उनको ख़त्म करने पर तुली हुई है, और हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है। तो क्या ये कितनी ख़तरनाक बात है? पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते, हम हिंदू सिविलाइजेशन की बात नहीं करते। हिंदुत्व एक विचारधारा है, और वो एक इट्स एन आइडियोलॉजी, जो हिंदू सभ्यता, हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म का इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदूनेस और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात क्या है कि आरएसएस की अपनी एक थीसिस है, हम उससे सहमत हो ना सहमत हो एक अलग तरीके का प्रश्न है। उनकी थीसिस ये है कि पिछले 1200 सालों में जो हिंदुस्तान जो गुलाम रहा, पहले मुसलमानों का गुलाम रहा और उसके बाद जो क्रिश्चियंस का गुलाम रहा, वो इसलिए गुलाम रहा क्योंकि हिंदू कमजोर था, और इसलिए, और हिंदू अलग अलग फिरकों में बटा हुआ था, वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड था। लिहाजा उस उन सारे हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है, जिसको वो हिंदू यूनिटी प्रोजेक्ट के नाम से कहते हैं। और वो एक ऐसा हिंदू बनाना चाहते हैं जो मजबूत हो, और जो किसी जो जिस कमजोरी जिसमें ना हो। इसलिए वो गांधी की अहिंसा को नकारते हैं, और उनको लगता है कि गांधी की अहिंसा देश को कमजोर करती, हिंदुओं को कमजोर करती है। लिहाजा वो एक ऐसी विचारधारा को लेकर आए हैं जो दरअसल गांधी की विचारधारा से अलग है, जो नेहरू की विचारधारा से अलग है, और जो अंबेडकर और सरदार पटेल की विचारधारा से अलग है, और जो सावरकर के करीब जाके रुकती है। सावरकर की बातों में और गांधी जी की बातों में जमीन आसमान का फर्क था।
तो उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तब शायद इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों मैंने मैंने ये कहा कि, और ये जो विचारधारा है वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो जो इंटरफेथ हार्मनी की जो बात सेकुलर इंडिया में थी, जो गांधी के विचारों में थी, वो इससे पूरी तरीके से अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं। और इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी बातचीत इसमें हो सकती है कि जो गोलवलकर थे उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि हिंदुस्तान के तीन दुश्मन है, पहला मुसलमान, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा तीसरा कम्युनिस्ट। हालांकि अब वो उस थीसिस को पूरी तरीके से डिसोन करते हैं, जो मौजूदा आरएसएस के प्रमुख है उस थीसिस को डिसोन करते हैं। और उनका कहना है, क्योंकि किताब से मैंने वो चैप्टर हटा लिए क्योंकि वो एक खास इतिहास के संदर्भ में कही गई थी। तो वो जो हिंदुत्व है वो अपने उस हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं और उस हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और इन्होंने, आरएसएस ने कभी इस बात को छुपाया नहीं, और इसलिए अब उनके पास मैंडेट है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के दरमियान इंटरनल डायनामिक्स कैसे हैं, वो ज़रा अगर आप हमें समझा दें। किसका पलड़ा भारी है? और मैं इस थीसिस को नहीं मानता कि बीजेपी और आरएसएस अलग है। मेरा मानना यह है कि ये एक अपने आप में एक बड़ी कंपनी है और उस बड़ी कंपनी के एक चेयरमैन है जिनका नाम है मोहन भागवत। उस कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स हैं और बीजेपी उनमें से एक वर्टिकल है जो पॉलिटिक्स को हैंडल करती है। उस वर्टिकल बीजेपी का एक सीईओ है जिनको हम नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। तो जैसे हर विचारधारा के अंदर, जैसे हर संगठन के अंदर, जैसे हर कॉरपोरेशंस के अंदर आ, आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। चीज को आगे कैसे लेके जाना, इस अप्रोच को लेके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हिंदुस्तान के अंदर है, वो आपके यहाँ भी होगा, वो लंदन की जो लेबर पार्टी है या फिर कंजर्वेटिव पार्टी, उनके अंदर भी खींचतान चलता रहता है। यहाँ पे आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एक जरूर एक टेंशन है मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी बीजेपी में, और दूसरा जो आरएसएस की जो लीडरशिप है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में। उनको ये लगता है कि पिछले 10-11 सालों में जो मोदी का कल्ट है, उस कल्ट की वजह से संगठन के अंदर कमजोरियां आ रही हैं और कुछ चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। और उनको लगता है कि उनका कंट्रोल थोड़ा कम हुआ है। तो लिहाजा अब वो ये चाहते हैं कि वो आरएसएस की मर्जी का आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बने और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने झुके ना, सरेंडर ना करे। उनको लगा कि पिछले 11 सालों में जो लोग अध्यक्ष बने वो दरअसल नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन उनके बीच में है। लेकिन इसको आप बीजेपी और आरएसएस के बीच के झगड़े के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक आरएसएस की एक बड़ी तस्वीर के तहत देखता हूं कि उनको ये लगता है कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुत कुछ गेन किया है। अब उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है और थोड़ा सा वेट करके फिर एक नई लीप लेने की जरूरत है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कल नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, ना ये उनके बस में है, ना वो कर सकते हैं। लेकिन वो जरूर चाहते हैं कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश हो और संगठन पे जोर दिया जाए और आरएसएस की बातों का सम्मान हो और आरएसएस जिस दिशा में चीजों को लेके जाना चाहती है उस दिशा में चीजें चलें। अभी तो अगले चुनाव में आपके 4 साल मेरा ख्याल में बाकी हैं, लेकिन उस वक्त तक और जो लास्ट इलेक्शन में रिजल्ट्स आए उसमें काफ़ी सरप्राइजिंग था और लूज़ की सपोर्ट मोदी साहब ने। तो अगले इलेक्शन तक आप समझते हैं कि वो बिल्डअप कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे या फर्दर लूज़ करेंगे? जिस तरीके से उनका मीडिया पे कंट्रोल है और जिस तरीके से वो पूरा नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी बीजेपी और आरएसएस दोनों की, कि उनको नैरेटिव पे कंट्रोल करना आता है और उसमें प्रोपेगेंडा का बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनको इस बात का बल्कि हम ये कहें 2024 से उनकी कमजोरियां सामने आई हैं। इसी वजह से जब वो कहते थे कि 400 सीटें मिलनी चाहिए तो उनको 240 सीटें मिली, जो वाकई में उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और अगर एक स्टेट है उड़ीसा, अगर वहां उनको और फायदा ना मिला होता तो शायद वो सीटें और भी घट घट सकती थी। तो इसलिए उनको झटका जरूर लगा है और उस झटके की वजह से वो कमजोर भी हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी जो अपनी विचारधारा है उसको नए सिरे से रिकैलिब्रेट करने की भी जरूरत है।
उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को भी नए सिरे से रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, और जो 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 पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको थोड़ा बदलने की भी जरूरत है। उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो आज की तारीख में वो उतने पावरफुल नहीं जितने पावरफुल वो 2014 में या 2019 में हुआ करते थे, या उतने लोकप्रिय नहीं जितने हुआ करते थे, लेकिन अभी भी ना तो उनकी लोकप्रियता को और ना ही उनकी कमजोरी को हमें बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में भी आरएसएस और बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत संगठन है। उसके पास लाखों की संख्या में काडर है और बहुत ही रिच रिसोर्सेज उनके पास है। मैं तो ये कह सकता हूं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी आज की तारीख में बीजेपी है। उस संदर्भ में फिर जैसा कि पॉलिटिक्स में कहते हैं कि एक हफ्ता बहुत होता है किसी पॉलिटिक्स में, क्योंकि पिछली बार जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिल सकती हैं, बट विद इन 2 मंथ्स दुनिया ने देखा कि वो 350 तो छोड़ दीजिए, वो 240 पे आके टिक गए। तो 4 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, लेकिन हाँ ये बात सच है, थोड़े कमजोर हुए हैं, लोकप्रियता में कमी आई है, बट स्टिल इट विल बी टू अर्ली टू अंडर एस्टिमेट। ये गुफ्तगू और ये किताब इस वक्त आई है जब आरएसएस के 100 साल भी मनाए जा रहे हैं, और इस साल इस तंजीम के 100 साल पूरे हुए होंगे। मैं एक सवाल जो मुसलमानों के बारे में करना चाह रहा हूँ, आपने उनका भी जिक्र किया है अपनी किताब में, और आपने कहा है कि उन्होंने खामोश हिकमत अमली इख्तियार की 2024 के इलेक्शंस में। तो वो खामोश हिकमत अमली क्या थी और क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ मुसलमानों को? देखिए, मैंने तो पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर फोकस किया, और मैं पिछले 10-12 साल से मेरा पैशन में रहा, इस बात को समझने की कोशिश मैंने की है। एक चीज जो 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 हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके ने समझा है वो ये कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल हिंदुत्ववादियों की तरफ से सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। और उनको ये लगता है कि जब वो उनको जानबूझ के प्रवोक किया जाता है, और जब वो प्रवोक होते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि वो उस बहाने हिंदुओं के एक बड़े तबके को पोलराइज कर लेते हैं, वो उनकी या उसको उनको यूनाइट कर लेते हैं, और फिर वो उनकी वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने भी उन लोगों ने भी तय किया है कि ये जो जानबूझ के प्रवोक किया जा रहा है इसमें प्रवोक नहीं होना है। और दूसरी स्ट्रेटजी के तौर पर उन्होंने तय किया कि उनकी जो अपने आइडेंटिटी मार्कर्स हैं, अ, उसके साथ वो झुंड में जाके वोट नहीं करना है, और जो कुछ भी करना है बहुत शांत तरीके से करना है। द साइलेंस, दे बेसिकली, इफ आई से दिस, आई रोट इन माई बुक दैट दे हैव वेपनाइज्ड देयर साइलेंस, एंड और आई हैव आल्सो रिटन दिस कि द टैसिट रिटेलिएशन, कि हमें कुछ नहीं करना लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस तरीके से पोलिंग बूथ पे जाना है कि भारतीय जनता पार्टी को पोलराइज करने का मौका ना मिल पाए। और इसीलिए पूरे चुनाव के दौरान बहुत सारे पत्रकारों ने, टीवी चैनल्स ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनकी बाइट लेने की कोशिश की, उनका वर्जन लेने की कोशिश की, या तो उन्होंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया, या फिर जो बातें कही वो ऐसी बातें थी जो वेजिटेरियन हम जर्नलिस्ट को लगती हैं, अरे इसमें तो कोई खबर नहीं बननी, उस तरीके की बातें लगती है उसमें। तो ये जो टैसिट रिटेलिएशन था, या जिस तरीके से उन्होंने अपने साइलेंस को वेपनाइज किया है, इसका भी फायदा कम से कम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में हुआ है। असतोष साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इशू ऐसा है कि इस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन अपने नाजरीन के लिए उसको समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि उनको जो जिस्ट है इस किताब का और जो आपकी सोच है वो समझने में बहुत आसानी होगी, और ये भी समझने में आसानी होगी कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। तो एक मरतबा फिर इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से आपका बहुत बहुत